हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे चल रहा है सब कुछ? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप सो कि जो फर्स्ट चैप्टर नोट्स और वीडियोस के द्वारा मैंने आप लोगों तक पहुंचाए हैं वो आपके बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और आपके माइंड में गुप्त काल को लेकर मौर्य काल को लेकर एक अच्छी इमेज बन गई होगी। आप इतना समझ चुके होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोक सम्राट, बिंदुसार या हम सेल्यूकस, जिस किसी की बात इस पूरे चैप्टर में करते हैं वो कौन कौन थे, उनके द्वारा किए गए कृत्य क्या क्या थे, वो सारी चीजें मैंने उसमें बहुत बारीकी से क्लियर की हैं जितनी मेरे बस में थी अभी संभव करना आप लोगों के लिए। इसी दौर में हम आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इतिहास के चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है गुप्त काल। ठीक है, 3 तारीख को ये नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो गए होंगे, मैंने तैयार किए थे। आज मैं इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके ठीक बाद जो आगे के नोट्स हैं मैं आपको जो है मुद्रा राक्षस तक के नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूँ, यानी कि काव्य संग्रह जो था, नाट्य शास्त्र, मुद्रा राक्षस तक के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। इससे आगे के नोट्स और वीडियो आज ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे कि आप लोगों के पास समझने के लिए और नोट्स को आगे बढ़ाने के लिए टाइम मिल जाएगा। मैं आज आपको ये दोनों चीजें दे दूंगा। मेरा प्लान ये रहता है कि जैसे मैंने आज आपको नोट्स प्रोवाइड कराए तो आप उनको एक बार पढ़ लें, उतार लें, उसके बाद उस कॉपी को जो है सामने रखने के जो आपने लिखा है उसमें से उसको समझ लें। आपकी कॉपी आपके सामने रहे और मेरी वीडियो आपके साथ चलती रहे तो आप उसको समझ सकते हैं। तो मेरा जो व्यू है वो आप लोगों के लिए यही है। ठीक है, समझ में आपके अच्छे से आएगा, लेकिन हो सकता है आप थोड़ा लेट हो रहे हो या सिलेबस डिले हो रहा हो, लेकिन उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, पूरा काम आप लोगों का करा दूंगा प्रॉपरली। आप नोट्स अपने सामने बना के रखिए, वीडियोस को के साथ जो है पढ़िए, एक्सप्लेन करिए, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। थोड़ा लेट सिर्फ इसीलिए होती है मेरी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन ईरा। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है या किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो आप कहेंगे गुप्त काल को, इसको स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय इतिहास में। ये पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट है, पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं मौर्य के पतन के बाद, यानी मौर्यों के पतन के बाद अशोक सम्राट और बृहस्पति या बृहनंद, जो हमने लास्ट शासक पढ़ा था मौर्य प्रशासन में, उसकी मृत्यु के बाद नष्ट हुई भारत की राजनीतिक एकता को, यानी कि अब जब मौर्य सम्राट खत्म हो गया उसके बाद भारत की राजनीतिक एकता छोटे छोटे राजाओं के हाथ में आ गई और नष्ट होने लगी, को गुप्त शासकों ने पुनः अर्जित किया, यानी कि उन्होंने जीता और तैयार किया, तथा लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक छत्र यानी कि एक सिरा, एक सेंटर पॉइंट, छत कह सकते हैं हम उसे शॉर्ट वे में, राजनीतिक छत के अधीन कर शक्तिशाली विदेशी आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना किया। यानी कि एक छत्र राज करके, राजनीतिक छत्र करके अपने अधीन कर शक्तिशाली विदेशी आक्रमणियों का सफलतापूर्वक सामना किया और भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखा। ठीक है, किन्होंने? गुप्त शासकों ने क्या काम किया कि मौर्य सम्राट की समाप्ति के बाद उन्होंने पूरे भारत को, लगभग पूरे भारत को एक छत्र के अंतर्गत अधीन किया और जितने भी बाहर से आक्रमण हो रहे थे, विदेशी आक्रमण, उनको सफलतापूर्वक जो है उनका सामना किया और भारत को स्वतंत्र बनाए रखा, मतलब किसी कब्जे में नहीं होने दिया। इस युग में भारत ने, हम अभी मौर्य सम्राट के बाद गुप्त सम्राट की बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत आगे की बात है, इन्होंने जो है भारत को बचा के रखा था। इस युग में भारत ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक व कला के क्षेत्र में भी काफी उन्नति की, यानी कि ये एक ऐसा युग था जिसमें भारत ने अपने संपूर्ण विकास को किया, यानी कि संपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति की, जिसमें राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र का, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है जिस किसी क्षेत्र में अपना प्रदर्शन करना चाहता है उसको यहाँ पूरा जो है योगदान दिया गया सरकार की तरफ से, राज्य शासक की तरफ से, और उसने उन्नति भी की। यह बात विदेशी लेखों द्वारा भी सिद्ध होती है। यानी कि क्या बात कि ये युग, अब हम कह सकते हैं, इस लाइन से हम कह सकते हैं कि गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग क्यों था, क्योंकि यहाँ पर समस्त क्षेत्रों में विकास की उन्नति हुई थी, हर क्षेत्र। इसलिए
गुप्त काल के इतिहास की जानकारी को उसकी संस्कृति के साथ साथ, यानी गुप्त काल का जो इतिहास है इसकी जानकारी को उसकी संस्कृति के साथ साथ विभिन्न भागों में बांटकर भी जाना जा सकता है। विभिन्न भागों में बांटकर भी जाना जा सकता है। अब वो भाग कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। पहला भाग साहित्यिक भाग, यानी कि साहित्य से जो है गुप्त काल के बारे में क्या जानकारी मिलती है, साहित्यों से। अभिलेख, अभिलेख जो उनकी टाइम पर लिखी हुई चीजें हैं, ग्रंथ हैं, वो सब चीजें। मुद्राएं, उनके समय में चलने वाली धनराशि, पैसा, मोहरें और स्मारक। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनकी सहायता से हम गुप्त काल या किसी भी शासन काल के बारे में बहुत अच्छे से समझ जान सकते हैं। देखिए आज के बारे में भी बात करें, साहित्य यानी कि किसी ने किताब लिखी, जैसे अभी एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर, वो मनमोहन सिंह जी पर किताब लिखी गई थी, साहित्य। कोई और जो है मोदी जी पर किताब लिख दिया, किसी और पर किताब लिख, राजा के बारे में, ठीक है, और वहां पर चल रही सारी प्रगति या उसके विकास के बारे में साहित्य ग्रंथ। अभिलेख, अभिलेख का मतलब होता है सरकार द्वारा तैयार किए गए ग्रंथ, ठीक है। उन्होंने जो अपने अभिलेख तैयार किए गए हैं, जिसमें पत्र होते हैं, बजट पत्र होते हैं, अन्य सारी चीजें होती हैं। मुद्राएं, जो पैसा चल रहा है भारत में उसकी वैल्यू क्या है। मोहरें, यानी कि सरकार की मोहर, डाक पत्र वगैरह, ये सारी चीजें। और स्मारक, भारत सरकार के या किसी तरीके के कोई भी स्मारक अगर बनवाए जाते हैं, ऐतिहासिक चीजें। तो अब हम देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, साहित्यिक स्रोत। इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो अभी साहित्यिक स्रोतों को ही यहाँ तक पढ़ेंगे, मुद्रा राक्षस तक। पुराण पढ़ेंगे, धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, काव्य एवं नाट्यशास्त्र। काव्य एवं नाट्यशास्त्र में हम पढ़ेंगे मुद्रा राक्षस। उसके बाद मृच्छकटिक, कामसूत्र, आर्यमंजूश्री का मूलकल्प, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद कुछ विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं। ये 5 विदेशी यात्री आए थे, फाहियान, सुनयुंग, हेनसांग, इत्सिंग, अलबरूनी। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही आ गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही आएंगी ये सारी चीजें। पुराण, धर्मशास्त्र, काव्य एवं नाट्यशास्त्र, ये सब चीजें साहित्य हैं। साहित्य मतलब लिखी हुई चीजें, ग्रंथ है। पुराणों में धर्मशास्त्र, जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, वो काव्य एवं नाटक शास्त्र को लिखा गया है। काव्य एवं नाटक शास्त्रों में ये 7 नाटक हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कौमुदी, ठीक है, कालिदास की रचनाएं पढ़ेंगे हम। कौमुदी महोत्सव, कालिदास की रचनाएं। देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की रचनाएं हैं। दोनों ही विशाख दत्त द्वारा रचित रचनाएं हैं, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। उसके बाद हम पढ़ेंगे मृच्छकटिक, उसके बाद हम पढ़ेंगे कामसूत्र, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्यमंजूश्री मूलकल्प, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे काव्य एवं नाट्यशास्त्र। अगर देखिए कहीं कोई क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्त काल के साहित्यिक स्रोत या गुप्त काल की किन काव्य ग्रंथों के द्वारा जानकारी मिलती है, अगर इनमें 7 में से कोई भी मिल जाता है तो आप लाम लगा देंगे। काव्य ग्रंथ यही है, साहित्यिक स्रोत हैं। और या काव्य ग्रंथों को आप किस श्रेणी में रखते हैं, साहित्यिक स्रोत में रखते हैं, अभिलेख में रखते हैं, तो ये साहित्यिक स्रोत में आएंगे। गुप्त काल से प्राप्त कालिदास की रचनाएं काव्य ग्रंथ या रचनाएं किस स्रोत के अंतर्गत आती हैं, तो वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा, ये 7 रचनाएं हैं, ये 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ विदेशी यात्री भी आते हैं। ये सब अभी जो है साहित्यिक स्रोत चल रहे हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, इसमें फाहियान, सुनयुंग, हेनसांग, इत्सिंग, अलबरूनी, ये 5 यात्री जो है भारत में प्रवेश करते हैं। 5, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 5 यात्री जो है वो भारत में आते हैं, विदेशी यात्री। और किसके समय में आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। गुप्त काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नहीं आते, गुप्त काल के समय में आते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अभिलेख, ठीक है, यानी कि साहित्यिक स्रोत हमारे वहां पर समाप्त हो गए। किस पर खत्म हुए हैं, साहित्यिक स्रोत अलबरूनी पर। अलबरूनी 5वां टॉपिक, यानी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत तक हमारे साहित्यिक स्रोत खत्म हो गए, यानी कि विदेशी स्रोत और साहित्यिक स्रोत हमारे ये साहित्यिक स्रोत हो गए। अब हम पढ़ेंगे अभिलेख। अभिलेख के बाद हम पढ़ेंगे मुद्राएं, मुद्राओं के बाद पढ़ेंगे मोहरें, मोहरें के बाद हम पढ़ेंगे स्मारक, ठीक है। ये हमारे टॉपिक्स थे। अब हम शुरुआत करते हैं पुराणों से। जो पुराण हमने यहाँ पर अभी आपको बताए थे, पहला स्रोत, साहित्यिक स्रोत पुराण। पुराण क्या है, गुप्त काल में विभिन्न पुराणों, जैसे गुप्त काल में विभिन्न पुराणों, जैसे कुछ पुराणों के नाम लिख लीजिए। विष्णु पुराण अभी कल परसों में टीवी पर शुरू होने वाला है, ये गुप्त काल का ही एक बहुत बड़ा ग्रंथ है पुराण, विष्णु पुराण। वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण,
ब्राह्मण पुराण का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण का उल्लेख मिलता है। कुछ समय पूर्व तक यानी कुछ समय पहले तक पुराणों को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता था, ठीक है, क्योंकि वहां पर मौर्य अपने द्वारा ग्रंथ लिखते थे, इनको हम इसलिए ग्रंथ नहीं मानते थे या प्रामाणिकता नहीं मानते थे, आप ये कह सकते हैं। परंतु आधुनिक विद्वान पुराणों की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं। इसमें हम एक पॉइंट ये भी देख सकते हैं कि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जो पहले की चीजें, इतिहास पुरानी लिखी हुई चीजों और उनसे द्वारा प्राप्त, ठीक है, चीजों पर ही आधारित है। हमें जो मिल गया उसको हमने सच मान लिया। अगर उसके बाद उससे रिलेटेड या उससे भिन्न कोई चीज मिल जाती है तो हम उसको सत्यता मान लगे। इतिहास बदलता रहता है, दोहराता रहता है। तो जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आप इसको ऐतिहासिक सिद्धि देंगे, आप इसको ऐतिहासिक रूप से स्वीकार करेंगे। पहले नहीं मानते थे, पहले तो कहते अरे किसी ने लिख दी होगी किताब या जो भी पॉइंट है, वो ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं। पुराणों से गुप्तों के प्रारंभिक इतिहास यानी गुप्त कहाँ से आए, प्रारंभिक इतिहास, उनका सीमा निर्धारण कैसे हुआ तथा सांस्कृतिक कार्यों के विषय में जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? पुराणों से ही मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस चीज के बारे में? उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनका सीमा निर्धारण और उनकी संस्कृति के विषय में, ये जानकारी पुराणों से मिलती है। किसके? गुप्त काल के। दूसरा पॉइंट, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्रों से भी धर्म, संस्कार, स्त्रियों की दशा तथा नैतिक आदर्शों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। किसके? गुप्त काल के, यानी कि उनके समय जो धर्मशास्त्र थे उनसे गुप्त काल के धर्म का, उनके संस्कारों का, जैसे हमारे यहाँ उपनयन संस्कार और अंतिम संस्कार, मृत्यु संस्कार जो भी होते हैं, इनके यहाँ क्या क्या संस्कार होते थे, स्त्रियों की दशा, नैतिक आदर्शों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें बृहस्पति, व्यास, हारित जैसी प्रमुख रचनाएं भी शामिल हैं। ये भी हुई थी इसी समय, बृहस्पति, व्यास, हारित जैसी रचनाएं भी हुई थी गुप्त काल के समय में ही। अब हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट, काव्य एवं नाट्य शास्त्र। काव्य ग्रंथ और नाटकों से मिली जानकारी, इसको हम काव्य एवं नाट्य शास्त्र कहते हैं। काव्य ग्रंथों और नाटकों से मिली जानकारी। पहला, कौमुदी महोत्सव। ये वज्जिका नामक एक लेखिका थी, उनके द्वारा लिखा गया कौमुदी महोत्सव, यानी कि एक नाटक है। महोत्सव का मतलब समझ जाइएगा, कौमुदी। इस नाटक की लेखिका वज्जिका नामक एक विदुषी थी, विदुषी, ठीक है। इसमें मगध की तत्कालीन स्थिति, यानी कि जो मौर्य सम्राट वाली बात थी, मगध की तत्कालीन स्थिति एवं गुप्त वंश की उत्पत्ति के विषय में जानकारी मिलती है। यानी मगध की उस समय की स्थिति और उसी समय गुप्त वंश की वहां पर उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी जानकारी कौमुदी महोत्सव में बताई गई। इसको आप पढ़ सकते हैं, नेट पर इन सब के बारे में सारी चीजें उपलब्ध हैं, बहुत अच्छे से और बहुत कम शब्दों में और बहुत साधारण भाषा में उपलब्ध है। अच्छी बात तो ये है, विकिपीडिया पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जानने के लिए। नेक्स्ट, दूसरा, कालिदास की रचनाएं। मैंने पढ़ाया था कालिदास की कुछ रचनाएं हैं। रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम नामक रचना गुप्त काल पर बहुत अधिक प्रकाश डालती हैं, काफी कुछ चीजें खोलती हैं कालिदास की ये दो रचनाएं, रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम। इसका नाम आपने सुना भी होगा बहुत बार, अभिज्ञान शकुंतलम नामक रचनाएं गुप्त काल पर प्रकाश डालती हैं। इतिहास के स्टूडेंट्स इस चीज को जानते होंगे और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं टेट वगैरह की, वो भी स्टूडेंट्स इन चीजों का नाम सुने होंगे। नेक्स्ट, देवी चंद्रगुप्तम यानी कि विशाख दत्त द्वारा रचित यह नाटक रामगुप्त की श्रृंगारिकता, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम मैंने बताया था किसकी रचना, विशाख दत्त द्वारा रचित यह नाटक रामगुप्त की श्रृंगारिकता पर प्रकाश डालता है। रामगुप्त नामक एक राजा था, उसकी श्रृंगारिकता यानी कि वो कैसा था, किस तरीके का व्यवहार था, इन सब चीजों पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस। मैंने बताया था आपको मुद्रा राक्षस, इस नाटक के रचयिता भी विशाख दत्त हैं। इसका मुख्य रूप मौर्यकालीन ही है, यानी कि ये मौर्यकाल के समय का है, किंतु गुप्त काल की स्थापना के विषय में भी इससे जानकारी मिलती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कालिदास की रचनाओं के बारे में और कौमुदी महोत्सव में ये मगध के समय की स्थिति के बाद और गुप्त वंश की उत्पत्ति की जानकारी देता है। इसी तरीके से मुद्रा राक्षस का मूल रूप तो मौर्यकालीन है, लेकिन इससे गुप्त काल की स्थापना के विषय में जानकारी आपको मिलती है। इसी वीडियो में हम आगे के टॉपिक को क्लियर करते हैं। मृच्छकटिक, शूद्रक के इस नाटक में
शूद्रक के इस नाटक में गुप्त काल के न्याय यानी कि उस समय कैसा न्याय था, दंड विधान तथा सामाजिक स्थिति पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। मृच्छकटिक में शूद्रक के इस नाटक में गुप्त काल में कैसा न्याय होता था, कैसा दंड विधान था, सामाजिक स्थिति, इन पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, कामसूत्र, जो हमने अभी आपको नोट्स में प्रोवाइड नहीं कराया था। कामसूत्र तक हम मुद्राक्षर तक के नोट्स आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको पूरा ही ये जो काव्य एवं नाट्यशास्त्र है साहित्यिक स्रोत का, ये कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कामसूत्र, वात्स्यन, ये आप सब समझते होंगे, वासना जो भी ये वर्ड्स हैं इसमें आते हैं। वात्स्यन के प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र से तत्कालीन वेशभूषा यानी कि वो कैसी वेशभूषा पहनते थे, उनकी आभूषणों के, सुगंधित द्रव यानी कि परफ्यूम्स, एवं संगीत तथा जनता के मनोविनोद यानी कि मनोरंजन, संगीत तथा जनता के मनोरंजन के साधनों के विषय में पता चलता है कि वहाँ की जनता कैसी थी, किस तरीके की उनकी हरकतें थी, राजा कैसे थे, उनका वासना के प्रति क्या भाव था, वेशभूषा कैसी थी, आभूषण कैसे थे, ये सारी चीजें हमें कामसूत्र से पता चलती हैं। ठीक है, यानी कि उनकी अय्याशियों के बारे में आप ऐसा कह सकते हैं, या उनके शौक के बारे में। अय्याशी थोड़ा सा अलग वर्ड हो जाएगा, शौक के बारे में राजाओं के, ये सब चीजें यहाँ से पता चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें विशेष रूप से परवर्ती गुप्त शासकों के विषय की सामग्री प्राप्त होती है। परवर्ती गुप्त शासकों के विषय की सामग्री प्राप्त होती है। परवर्ती का मतलब आप सब जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को। परवर्ती का मतलब बहुत आसान है, आप सब पता चला जाएंगे। थोड़ा सा कुछ चीजें आप खुद भी ढूंढना शुरू करें। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि परवर्ती का मतलब सर ने यहाँ नहीं बताया, पहले मैंने सारी चीजों को खोला है, यहाँ मनोविनोद भी खोला है, लेकिन परवर्ती का मतलब आप लोग खुद से पता करें। यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें विशेष रूप से परवर्ती गुप्त शासकों के विषय में सामग्री प्राप्त होती है। और जितने बच्चे परवर्ती का मतलब पता लगा लें वो प्लीज मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ये टॉपिक्स जो है काव्य एवं नाट्यशास्त्र के जो हमने डिस्कस किए थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के वृतांत, यानी कि 5 विदेशी यात्रियों के बारे में मैंने आपको बताया था, वो हम इससे आगे की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोग अभी मेरी वीडियोस को कम देख रहे हैं, कम स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर रहे हैं, शेयर्स भी उतने नहीं हैं और लाइक्स भी उतने नहीं हैं, सब्सक्रिप्शन भी उतने नहीं हैं। जितने बच्चे देख रहे हैं, मेरी एक वीडियो काफी हद तक देखी गई है, 100+ उसके व्यूअर्स हैं। सो प्लीज आप लोग उसको देखें। बहुत मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए वो नोट्स तैयार किए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं कितना अच्छा आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। प्लीज उसमें मेरी हेल्प करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।